विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हम मुंबई से रिले कर रहे थे। FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का फैज़ाबाद केंद्र है। हमारे सांध्यकालीन कार्यक्रमों में लीजिए सबसे पहले सुनिए युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। युववाणी के दोस्तों को नमस्कार। आज जे अमरजीत सिंह की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। साथियों, गांवों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाए। इसलिए भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसावट तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों की 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाए। सरकार की इस पीएम ग्राम सड़क योजना 2021 का उद्देश्य मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर कवर करना और ग्रामीण बाजार केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने में उनकी अहम भूमिका है। इन सड़कों की इस योजना के माध्यम से अपने गांव की सड़क भी आप ठीक करा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने एक मेरी सड़क ऐप जारी की है, जिसकी सहायता से आप अपने ग्राम की सड़क से संबंधित कोई भी शिकायत उस पर दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रेल क्रॉसिंग और तिराहों पर ओवरब्रिज बनाने का भी काम शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रयागराज, चित्रकूट, आगरा, हाथरस, मैनपुरी, हमीरपुर और झांसी में कुल 9 मार्गों पर फुल डेप्थ FDR तकनीक पर कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। तो ये थी आपसे बातचीत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में, और एक म्यूजिकल ट्रैक चलाते हैं, उसके बाद कुछ और बातें करते हैं आप किसी प्रोग्राम में। इस ट्रैक के बाद आइए अब अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, और वो सेगमेंट है व्यक्ति विशेष।
स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रह चुके गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1857 को अल्मोड़ा के धामस नामक गांव में हुआ था। गोविंद जी ने लोअर मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तथा बीए में गणित, राजनीति और अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा ली। आगे चलकर उन्होंने वकालत की शिक्षा ली और 1909 में गोविंद बल्लभ पंत को कानून की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आने पर लम्सडेन स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। गोविंद बल्लभ पंत ने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदी को भी सम्मान दिलाने का काम किया। भारत रत्न से सम्मानित गोविंद बल्लभ पंत प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गृह मंत्री के तौर पर गोविंद बल्लभ पंत ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया। उन्होंने भारत के राज्यों को भाषा में विभक्त करने का भी काम किया था। दिसंबर 1921 में पंत जी ने महात्मा गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के जरिए खुली राजनीति में उतर आए थे। 1 अगस्त को जब 1924 में काकोरी कांड में, बल्कि यूं कहें कि काकोरी घटना में जब प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया था तो उनके मुकदमे की पैरवी गोविंद बल्लभ पंत ने ही करने की पूरी कोशिश की थी। 1928 में साइमन कमीशन और 1930 में नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भी पंत जी ने अपने राष्ट्र सेवा लक्ष्य पर अडिग रहे। आंदोलनों में अग्रदूत होने के कारण उन्हें मई 1930 को जेल भी जाना पड़ा। वे एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गुलाम स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। जब संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया तो पुनः इन्हें तीसरी बार सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। वे इस पद पर 1954 तक बने रहे। पंत जी ने हमेशा एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी की भूमिका निभाई। उनकी मंशा हमेशा अपने जीवन में कुछ नया करने की बनी रहती थी ताकि समस्त मानव जाति को उनके द्वारा किए गए कार्य से कुछ नई सीख मिल सके। ऐसी ही विचारधारा के चलते शायद उन्हें एक अच्छे नाटककार होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने अनेक नाटकों की रचना की जिसमें मार्कंडेय पुराण की एक कथा पर आधारित वरमाला नाटक, राजस्थान मेवाड़ की पन्नाधाय कथा पर आधारित राज मुकुट नाटक, अंगूर की बेटी नाटक उनके प्रमुख प्रचलित नाटक हैं। पंत जी ने उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें यह सम्मान मिला हिमालय पुत्र का, और उन्हें हिमपुत्र भी कहा जाता था। उत्तराखंड राज्य में श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के सम्मान में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय पौड़ी गढ़वाल की स्थापना की गई। फिलहाल शिद्दत फिल्म से मास्टर सलीम का गाया यह गाना सुनिए और गाने के बाद तैयार रहिए खेल संसार सेगमेंट सुनने के लिए युववाणी कार्यक्रम में ही। छुप गया सजना देश बदल के, ऐसा मुझसे दूर हुआ, खुद ही खुद से मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या मुझसे कसूर हुआ। फिर से तू आजा, आया था जैसे, फिर से रुला जा, रुलाया था जैसे, फिर से तू आजा, आया था जैसे, आजा वे आजा माही आजा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना वे तेनू अखियां उड़ीक दिया, कहानियां तेनू अखियां उड़ीक दिया, महरमा वे तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां
आकाशवाणी फैजाबाद की रेडियो फ्रिक्वेंसी 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और पूरी दुनिया में न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं एजे अमरजीत सिंह के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम, जिसमें समय हो गया है अब जी हाँ स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल संसार का। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है और टीम इंडिया की उम्मीद अब बाकी टीमों के सुपर 4 के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। श्रीलंका ने बीती रात सुपर 4 के मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में रोहित शर्मा की 72 रनों की शानदार पारी के दम पर 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए थे। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने पहले विकेट के लिए 97 रन की पार्टनरशिप निभाई। एक वक्त साथियों 97 रन पर बिना कोई विकेट खोए श्रीलंका के स्कोर 110 रन पर जब पहुंचा तो उसके 4 विकेट आउट हो चुके थे। ऐसा लगा इस वक्त कि भारतीय टीम मैच जीत जाएगी, क्योंकि यहीं से टीम इंडिया पकड़ बनाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन भानुका राजपक्षे और कप्तान दासुन शनाका ने मिलकर श्रीलंका को जीत दिला दी। भुवनेश्वर ने 19वें ओवर में 14 रन बटोरने के बाद श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। अर्शदीप ने पहली 4 गेंदों पर 5 रन ही दिए। बहुत कसा हुआ ओवर उन्होंने फेंका। एक आध अपना बेहतरीन जो उनकी बॉल है यॉर्कर, उसको भी उन्होंने फेंकी। 5वीं गेंद पर बल्लेबाज शॉट नहीं खेल सका। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उसको रन आउट करना चाहा, लेकिन उन्होंने जो थ्रो किया वो विकेट पे लगा नहीं। इसके बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी थ्रो नहीं लगा। इतने में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने 2 रन ले लिए और मैच जीत लिया। भारतीय टीम कागज पर अब भी फाइनल की दौड़ में बरकरार है, लेकिन इसके लिए कई चमत्कारों का एक साथ होना जरूरी है। लेकिन ये होंगे कि नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 11 को फाइनल है एशिया क्रिकेट कप का। आज भी जो मैच खेला जाएगा हमारे केंद्र से, उसकी कमेंट्री भी आप सुन पाएंगे, उसको हम रिले करेंगे दिल्ली से। और आज का जो मैच है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान आज हार जाती है तो भारत की कुछ उम्मीद बन सकती है। टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर बल्लेबाज सुरेश रैना ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब उन्होंने पूरी तरह से क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इसका मतलब ये है कि अब वो घरेलू क्रिकेट भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रैना ने ट्विटर के जरिए ये बात अपने फैंस को बताई है। 27 नवंबर 1986 उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में जन्मे सुरेश रैना ने मात्र 19 साल की उम्र में 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। हालांकि उनका टेस्ट डेब्यू लगभग 5 साल बाद जुलाई 2010 में श्रीलंका के खिलाफ हुआ। उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में शतक लगा दिया था। 2011 के विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा भी थे वो। सुरेश रैना ने अपने 13 साल के करियर में 18 टेस्ट, 226 एक दिवसीय मैच और 78 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के साथ ही 205 IPL के भी मैच खेले। 2011 में विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे, जैसा कि हमने आपको बताया। और सुरेश रैना ने T20 विश्व कप में शतक बनाने वाले वे भारत के पहले बल्लेबाज भी हैं। यूएस ओपन 2022 में 18 साल की कोको गॉफ यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। गॉफ ने चौथे दौर में चीन की झांग को हराया। वहीं मेंस सिंगल्स में दानिल मेदवेदेव को हार का सामना करना पड़ा। यूएस ओपन 2022 में ही राफेल नडाल का अमेरिकी ओपन जीतने का सपना 24 साल के फ्रांसिस टियाफो ने तोड़ दिया है। टियाफो ने नडाल को चौथे दौर में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं एंडी रोडिक के बाद यूएस ओपन के अंतिम 8 में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकी खिलाड़ी भी हैं वो। और भारतीय महिला हॉकी टीम स्पेन के वालेंसिया में 11 से 17 दिसंबर तक होने वाले FIH नेशंस कप में कनाडा के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। भारत को पूल बी में कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। ये टूर्नामेंट FIH प्रो लीग के अगले सत्र का क्वालिफायर है। पूल ए में कोरिया, इटली, स्पेन और आयरलैंड है। कनाडा के बाद भारत का सामना 12 दिसंबर को जापान से होगा, जबकि 14 दिसंबर को उसे दक्षिण अफ्रीका से खेलना है।
और साथियों आपको सुनवा रहे हैं अब ये ट्रैक। होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया। को जीने मरने के तराजू में ना तोल रे, इश्क करे जो वो ही जाने क्या है इसका मोल रे। इश्क बड़ा तू इश्क बढ़ाया तू जब दिल ने रब से पूछा, तेरी अखियों से दिया जवाब। इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा, होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया। ओ वे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया। इश्क हो थोड़ा या फिर ज्यादा दिल ना करे हिसाब रे, कच्चे घड़े पे सोहनी बह गई देता गवाही चनाब रे। इश्क की जात है क्या से पूछा, तेरी अखियों से दिया जवाब। इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा। इसके साथ ही आज के युवावाणी कार्यक्रम से AJ अमरजीत को दीजिए इजाजत। बाकी आप सुनते रहिए आकाशवाणी फैजाबाद के अन्य कार्यक्रमों को भी। होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901। आकाशवाणी फैजाबाद पर आपकी बात कार्यक्रम में अब आप कार्यक्रमों से संबंधित अपनी शिकायत, सुझाव और प्रतिक्रिया 8303219911 पर भेज दें। आपके मैसेजेस को हम शामिल करेंगे माह के दूसरे और चौथे सोमवार को शाम 7:30 से आपकी बात कार्यक्रम में। तो याद रहे, आपकी बात कार्यक्रम के लिए हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा।